हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के सैम्पल पेपर के सेक्शन सी को। और इससे पहले जो हम सैम्पल पेपर के सेक्शन ए और बी को डिस्कस कर चुके हैं। तो जो सीबीएसई ने 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर रिलीज करा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने सैम्पल पेपर के सेक्शन ए और बी को नहीं देखा है तो आप लोगों को देख लीजिएगा। उन वीडियो के जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सेक्शन सी को। तो सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 29 से। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो फंक्शन पे बेस्ड है। और इस क्वेश्चन में देखिए चॉइस दे रखी है। पहला क्वेश्चन ए है और चॉइस में बी क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ए वाले क्वेश्चन को। इसमें बोला जा रहा है राइट अ पाइथन फंक्शन दैट डिस्प्ले ऑल वर्ड्स कंटेनिंग @cmail फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल emails.txt। मतलब कि ईमेल्स के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है, तो उसमें से जो आपको सिर्फ और सिर्फ उन वर्ड्स को डिस्प्ले कराना है जिसमें कि @cmail लगा हुआ है। इस काम को करने के लिए आपको यहाँ पे पाइथन के फंक्शन को लिखने के लिए बोला गया है। और यहाँ पे देखिए फंक्शन का नेम नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन का नाम जो है आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ईमेल के नाम से जो है टेक्स्ट फाइल को बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फाइल देने रखी है कि उसमें कंटेंट क्या है। तो मैं यहाँ पे पहले टेक्स्ट फाइल को बना लेता हूँ जिससे कि जो है आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ मैं सैम्पल पेपर 2025। और इसके बाद में इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ न्यू में और यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम दे रखा है ईमेल्स, यहाँ पे इसका नाम रख देंगे हम ईमेल्स। इस तरीके से नाम हो गया। और इसके बाद में इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे कुछ भी कंटेंट डाल देते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख देते हैं हेलो हाउ आर यू। और यहाँ पे जो हम एक वर्ड लिख देता हूँ abc@cmail.com। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ वी आर लर्निंग अबाउट पाइथन। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं xyz@cmail.com। और अब इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से कुछ कंटेंट है फाइल के अंदर। तो ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में जिस वर्ड में भी जो है आपका @cmail आ रहा है उस वर्ड को डिस्प्ले कराओ। मतलब कि ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा एक वर्ड के तौर पे कंसिडर होगा। इसी तरीके से नीचे वाला ये जो पार्ट है ये भी पूरा एक वर्ड कंसिडर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस फाइल में से सिर्फ और सिर्फ ये दो वर्ड जो है डिस्प्ले होनी चाहिए, बाकी कंटेंट डिस्प्ले ना हो। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन में डेटा मेंशन नहीं कर रखा कि फाइल में डेटा क्या है, तो मैंने जो है इसलिए आपको यहाँ पे समझाने के लिए फाइल क्रिएट कर दी है जिससे कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे कि प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा। तो चलते हैं हम पाइथन के आइडियली में। तो यहाँ पे मैंने पाइथन के आइडियली को ओपन कर लिया है और इस जगह पे हम लिखते हैं कोड। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन का नाम नहीं दे रखा है, तो फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे डेव और मान लीजिए हम लिख लेते हैं डिस्प्ले और इसके बाद में पैरेंथेसिस लगा देंगे, फिर कॉलन लगाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इसके बाद में जो ईमेल्स वाली फाइल है उसको हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल OBJ के नाम से मैं जो है वेरिएबल बना ले रहा हूँ। ये बेसिकली फाइल ऑब्जेक्ट होता है। फिर यहाँ पे यूज करेंगे ओपन फंक्शन को और इसमें डाल देंगे हम फाइल का नाम। फाइल का नाम मैं ईमेल्स लिख देंगे और इसके बाद में देंगे इसके एक्सटेंशन .txt। इसको डालेंगे डबल कोड में, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे फाइल का ओपनिंग मोड। तो यहाँ पे जो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ फाइल को रीड करने से हो जाएगा, तो इसलिए हम फाइल को रीडिंग मोड में ओपन कर लेंगे। रीडिंग मोड के लिए होता है R। तो इस तरीके से हमने R लिख दिया है। अब इस फाइल में से जो हम डेटा को रीड करेंगे तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिससे कि हम डेटा को उसमें स्टोर कर सके। तो मैंने यहाँ पे डेटा के नाम से वेरिएबल बना लिया है और फिर जो है मैं यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट को लिखूंगा और फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं लगा दूंगा रीड मेथड को। एक रीड मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम फाइल को रीड कर सकते हैं। तो ये रीड मेथड क्या करेगा, सारे कंटेंट को रीड करके और यहाँ पे जो डेटा वाला वेरिएबल इसके अंदर स्टोर कर देगा। मतलब कि पूरी स्ट्रिंग जो है यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में डेटा वाले वेरिएबल पे हम क्या करेंगे, स्प्लिट मेथड को अप्लाई करेंगे जिससे कि जितने भी वर्ड हैं डेटा वाले वेरिएबल के पास में वो एक लिस्ट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेंगे, पहले L के नाम से बना लेते हैं और यहाँ पे लगा दूंगा मैं data.split। स्प्लिट लगा दिया तो यहाँ पे स्प्लिट मेथड जो है वो लिस्ट बना के जो है L वाले वेरिएबल के पास में स्टोर कर देगा। मतलब कि ये जो फाइल है इसमें हर एक वर्ड को जो है एक लिस्ट के एलिमेंट में बना के डाल देगा। इस तरीके से पूरी एक लिस्ट बन जाएगी और जहाँ जहाँ भी स्पेस होगा वहाँ से एलिमेंट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्प्लिट मेथड होता है वो क्या करता है, स्पेस से जो है एलिमेंट्स को स्प्लिट करता है। अगर आप यहाँ पे कुछ डिफाइन करेंगे तो उससे स्प्लिट करेगा, बट अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस से स्प्लिट करता है। तो इस तरीके से जो L वाला वेरिएबल है इसके पास पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। फिर हम इस लिस्ट को इटरेट कर लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ फॉर i in और यहाँ दे देंगे L।
इस तरीके से हम एल लिख देंगे। तो एल वाले वेरिएबल के पास में एक लिस्ट है, तो उस लिस्ट का हर एक एलिमेंट जो है एक एक करके आई के पास आएगा। पहले ये वर्ड आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, मतलब कि एक एक करके सारे वर्ड्स यहाँ पे आएंगे। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे कंडीशन, जैसे कि हम चेक कर सकें जो आई वाले वेरिएबल के पास में वर्ड आया है उसमें @cmail तो मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इफ @cmail, इस तरीके से स्ट्रिंग लिख देंगे और फिर लगाएंगे हम इन ऑपरेटर इन और लिख देंगे हम आई, कि आई में जो वर्ड आ रहा है अगर उसमें ये वाली स्ट्रिंग मैच कर रही है तो सिंपली क्या करो, आई को प्रिंट कर दो। यहाँ लिख देंगे हम प्रिंट आई, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारा काम हो गया है। बेसिकली क्वेश्चन में जो है आपको इतना ही काम करने के लिए बोला जा रहा है, इतना कोड आप लिख के आ जाएंगे तो आपको जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं इसको चला के भी दिखा दे रहा हूँ, फंक्शन को मैं कॉल भी कर दे रहा हूँ। यहाँ मैं कर देता हूँ डिस्प्ले और इसके बाद मैं इसको सेव करके मैं रन करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये जो हमने फोल्डर बनाया है सैम्पल पेपर के नाम से, इसमें हम सेव करेंगे और यहाँ पे दे देता हूँ नाम क्वेश्चन 29 और फिर मैं कर देता हूँ सेव। तो ये फाइल हमारी सेव हो गई है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके वही वर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं जिनमें @cmail जो स्ट्रिंग है वो मैच कर रही है। आप लोग यहाँ पे ये फाइल भी देख सकते हैं, मैंने फाइल भी ओपन कर दी है। इस फाइल में से ये वाला वर्ड डिस्प्ले हो रहा है और ये वाला वर्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से काम करने के लिए इस क्वेश्चन में बोला गया है, बस आपको इतना आंसर लिख के आना है। कॉलिंग वाले पार्ट को जो है आप इग्नोर भी कर सकते हैं। और देखिए आप जो है फाइल को क्लोज भी कर देना। मैंने यहाँ पे फाइल को क्लोज नहीं करा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फाइल क्लोज नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके नंबर कट जाएं। तो फाइल को भी क्लोज आप लोग यहाँ पे कर देना। इस तरीके से फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से फाइल को क्लोज कर देना। मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके चॉइस वाले क्वेश्चन की। तो इस चॉइस वाले क्वेश्चन में बोला गया है राइट अ फंक्शन दैट फाइंड एंड डिस्प्ले ऑल द वर्ड्स लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल वर्ड्स। मतलब कि वर्ड्स के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है, तो इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ उन वर्ड्स को डिस्प्ले कराना है जिनकी लेंथ 5 से ज़्यादा है, मतलब कि जिनमें 5 कैरेक्टर से ज़्यादा है उन वर्ड्स को ही जो आपको डिस्प्ले कराना है। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी फाइल में कंटेंट मेंशन नहीं कर रखा है कि फाइल में कंटेंट क्या है, यहाँ पे भी आपको एज्यूम करके ही कोड को लिखना है। तो मैं जो है आपको यहाँ पे फाइल को क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ और उसको मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हम फाइल बना लेते हैं, एक और टेक्स्ट फाइल में लिख देता हूँ वर्ड्स के नाम से और इसके अंदर मैं कंटेंट डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर मान लीजिए लिख देता हूँ हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो सपोज कि फाइल में ये कंटेंट है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 5 कैरेक्टर से ज़्यादा की, तो देखिए इस वर्ड में 5 कैरेक्टर से ज़्यादा है, इसमें भी 5 से ज़्यादा है, इसके अलावा सब्सक्राइब में है, वेलकम में है और प्लीज़ में है। तो सिर्फ और सिर्फ यही वर्ड डिस्प्ले होने चाहिए, बाकी वर्ड डिस्प्ले ना हो। यही जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो चलिए इस फाइल को हम रीड करके डिस्प्ले करा के देखते हैं। तो यहाँ पाइथन आईडीए को मैंने ओपन कर लिया है। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले कोड में ही मॉडिफिकेशन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फाइल का नाम हमारा दे रखा है, फाइल का नाम देख लेते हैं, वर्ड्स के नाम से दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्ड्स। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसा फाइल का नाम दे रखा हो बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल में है तो कैपिटल में ही आपको लिखना है। तो इस तरीके से मैंने फाइल का नाम दे दिया है और इसको भी हम रीड मोड में ओपन कर लेंगे। इसके बाद में ये वाली लाइन जो हमारी सिमिलर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी जो हमें सारे कंटेंट को रीड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा वाले वेरिएबल के पास में पूरी फाइल का कंटेंट रीड होके आ जाएगा। इसके बाद में जो नीचे वाली लाइन है ये भी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि हमें अगेन लिस्ट में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जो है स्प्लिट मेथड की हेल्प से लिस्ट में हम कन्वर्ट कर लेंगे सारे वर्ड्स को और उसके बाद में लूप की हेल्प से हम अगेन जो है लिस्ट के सारे वर्ड्स को इटरेट करेंगे। तो ये लाइन भी आपकी सेम रहेगी। अब यहाँ पे जो है कंडीशन वाला पार्ट जो है सिर्फ चेंज होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे इफ एल के पास में जो वर्ड आ रहा है उसकी लेंथ जो है 5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे लेंथ फंक्शन को और इसके अंदर डाल देंगे आई को, कि आई की जो लेंथ है अगर वो 5 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या करो, प्रिंट कर दो आई को। बाकी सारा कोड जो है आपका सेम ही रहेगा। तो चलिए इसको भी जो हम आपको चला के दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैं रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं जिन वर्ड्स में भी जो है 5 से ज़्यादा कैरेक्टर हैं वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, बाकी डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो कॉलिंग वाले पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं, बस आपको इतना कोड लिखना है। और अगर आप कॉलिंग लगा भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके नंबर नहीं कटेंगे। और देखिए यहाँ पे भी मैंने फाइल को क्लोज नहीं करा है, तो आप लोग ये गलती मत करना। आप लोग यहाँ पे फाइल को क्लोज कर देना, इस तरीके से यहाँ पे फाइल को क्लोज कर देना। मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो स्टैक पे बेस्ड है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं।
तो इस क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले ए वाले क्वेश्चन को। तो इसमें बोला जा रहा है यू हैव अ स्टैक नेम्ड बुक स्टैक, मतलब कि बुक स्टैक के नाम से जो है एक स्टैक दे रखा है, ये कंटेन किए हुए है बुक्स के रिकॉर्ड को, मतलब कि इसमें बुक्स के रिकॉर्ड स्टोर हो रहे हैं। और जो रिकॉर्ड है वो किस फॉर्म में है, वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो बुक के रिकॉर्ड है वो लिस्ट की फॉर्म में है। और लिस्ट में किस फॉर्म में है, उसमें है बुक टाइटल, ऑथर नेम एंड पब्लिकेशन ईयर। इस तरीके से हर बुक के लिए एक लिस्ट डिफाइन की हुई है जिसके अंदर ये एलिमेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे आइडियली में बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिस्ट मेंशन नहीं कर रखी है कि कौन सी लिस्ट है। जनरली जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे लिस्ट दे रखी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में लिस्ट नहीं है। और ज़्यादातर बच्चे जो है स्टैक को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि स्टैक ये क्या चीज़ है, उन्हें लगता है पता नहीं क्या वाला है स्टैक। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टैक बेसिकली आपको ये समझना है कि लिस्ट है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्टैक का इंप्लीमेंटेशन जो है लिस्ट पे है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लिस्ट ही जो है स्टैक है। एक तरीके से नेस्टेड लिस्ट को आप स्टैक कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम इसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर दे रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि बुक स्टैक के नाम से, यहाँ पे लिख देता हूँ बुक्स स्टैक। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा ही आपको स्टैक बनाना है। जो भी चीज़ें जैसी दे रखी हैं, अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी है तो आपको वैसे ही लिख देनी है। अपनी तरफ से आपको हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी है कि यहाँ पे गलत दे रखा है। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ मेंशन है कि स्टैक का नाम है बुक स्टैक। अब इसके बाद में मेंशन है कि इसके अंदर जो है बुक्स के रिकॉर्ड हैं। तो बेसिकली यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट है और हर लिस्ट में क्या है, बुक का टाइटल है। जैसे कि मान लीजिए मैं बुक का टाइटल देता हूँ कंप्यूटर लिख देता हूँ सपोज कि मैं, और इसके बाद में मान लीजिए मैं इसका ऑथर लिख देता हूँ रोहन। ये मैंने ऑथर लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पे पब्लिकेशन ईयर दे रखा है, तो मैं मान लीजिए लिख देता हूँ यहाँ पे 2015। ये जो हमारा ईयर हो गया। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो स्टैक है इसके अंदर इस तरीके से रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड में जो है बुक का टाइटल है, ऑथर का नेम है और पब्लिकेशन ईयर है। तो ये तो हो गया एक रिकॉर्ड। इसी तरीके से हो सकता है मल्टीपल रिकॉर्ड हो। मैं दूसरी लिस्ट बना दे रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए दूसरी बुक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मैथ्स। ये मैंने मैथ्स ले ली, और यहाँ पे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ सचिन। जो ऑथर नेम है वो मैंने सचिन ले लिया, और इसका ईयर मैं ले लेता हूँ मान लीजिए 2016। तो इस तरीके से सेकंड लिस्ट हो गई। इसके बाद में एक लिस्ट और डिफाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ मान लीजिए फिजिक्स, और इसका ऑथर मान लीजिए मैं देता हूँ अमित लिख देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ मान लीजिए 2020। तो ये थर्ड लिस्ट हो गई। और लिस्ट बना लेते हैं हम यहाँ पे, जिससे कि और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल पाए। यहाँ मैं लिख देता हूँ बुक का नाम इंग्लिश, एंड इसका ऑथर मैं लिख देता हूँ मान लीजिए शालिनी। ये मैंने ऑथर ले लिया है, और इसका ईयर मान लीजिए मैं लेता हूँ 2022। इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे लिस्ट को डिफाइन कर दिया है। तो टोटल यहाँ पे जो है 4 लिस्ट को मैंने डिफाइन करा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो एक तरीके की नेस्टेड लिस्ट फॉर्म हो रही हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो स्टैक है इसके अंदर बुक्स के रिकॉर्ड हैं। पहला रिकॉर्ड हो गया, सेकंड रिकॉर्ड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। यहाँ पे 4 रिकॉर्ड हो गया जो कि लिस्ट की फॉर्म में है, और स्टैक भी क्या है, एक तरीके का लिस्ट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये क्या फॉर्म हो गई, एक तरीके की नेस्टेड लिस्ट फॉर्म हो गई। तो इतनी चीज़ जो है यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सप्लेन की गई है। मुझे लग रहा है आप लोग को इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब आते हैं नीचे कि नीचे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिखने हैं, जिससे कि कुछ ऑपरेशंस आपको, ये जो बुक्स स्टैक के नाम से स्टैक है, इस पे जो है आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस को लिखना है। तो क्या क्या फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन दे रखा है पुश बुक के नाम से। फंक्शन का नाम रहेगा पुश बुक। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अगर फंक्शन का नाम दे रखा है तो जैसा नेम डिफाइन किया हुआ है वैसा ही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ दे रखा है, और इसके अंदर देखिए यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए गए हैं। पहला जाएगा बुक स्टैक, मतलब कि जो स्टैक है, ये जो स्टैक है एज एन पैरामीटर यहाँ पे पास होगा, और इसके अलावा दूसरा पैरामीटर रहेगा जिसका नाम रहेगा न्यू बुक। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि ये जो फंक्शन है वो बुक स्टैक वाले स्टैक को एज एन आर्गुमेंट लेगा, और न्यू बुक के नाम से एक आर्गुमेंट को लेगा। तो यहाँ पे जो न्यू बुक के नाम से एक आर्गुमेंट लेगा, ये बेसिकली लिस्ट होगी, और इस लिस्ट को जो है स्टैक में एंटर करना है, मतलब कि पुश करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो पुश का मतलब होता है इंसर्ट करने से। जो स्टैक हमने बनाया है यहाँ पे देखिए 4 रिकॉर्ड है, तो इसमें एक रिकॉर्ड जो है आपको और ऐड करना है, जो कि आप एज एन आर्गुमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट करवाएंगे, और उसको जो है यहाँ पे इस स्टैक में ऐड कर देंगे। तो ये काम करने के लिए जो आपको यहाँ पे पहले वाले फंक्शन को लिखना है। तो चलिए पहले इस वाले फंक्शन को हम लिख लेते हैं, उसके बाद में हम सेकंड वाले की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम पुश बुक के नाम से फंक्शन को डिफाइन करेंगे। हम लिख देते हैं डेफ पुश और अंडरस्कोर बुक, इस तरीके से नेम दे रखा है, और इसके बाद में इसमें आर्गुमेंट में पास करेंगे बुक्स स्टैक। जो स्टैक हमने बनाया है उसको पास कर दिया, और दूसरा आर्गुमेंट जाएगा यहाँ पे न्यू बुक के नाम से, न्यू अंडरस्कोर बुक। इस तरीके से जो आपको 2 आर्गुमेंट्स को पास कर देना है।
अब इतना करने के बाद में इस फंक्शन के अंदर हम कोड लिखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो लिस्ट आएगी उसको हमें यहाँ पे पुश कराना है, मतलब कि यहाँ पे इंसर्ट कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली लिख देंगे बुक्स स्टैक और फिर लगाएंगे हम यहाँ पे अपेंड मेथड को, अपेंड, और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो न्यू बुक वाली लिस्ट आ रही है इसको अपेंड कर देंगे। यहाँ हम लिख देंगे न्यू अंडरस्कोर बुक, ये बुक जो है अपेंड हो जाएगी। तो बस इतना ही स्टेटमेंट लिखना है। इससे क्या होगा, जो भी यहाँ पे लिस्ट आएगी वो क्या होगी, इस वाले स्टैक में अपेंड हो जाएगी। बेसिकली ये जो लिस्ट है इसमें अपेंड हो जाएगी। तो इस वाले फंक्शन में जो आपको इतना ही कोड लिखना है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। मतलब कि ये जो इतना पार्ट दे रखा था इसका कोड आपको बस इतना सा लिख देना है। अब आते हैं सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में यहाँ पे बोला जा रहा है पॉप बुक, मतलब कि दूसरा फंक्शन लिखना है आपको पॉप बुक के नाम से, और यहाँ पे भी जो आपको आर्गुमेंट पास करना है, मतलब जो स्टैक होगा वो एज एन आर्गुमेंट यहाँ पे पास होगा। और इसके बाद ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो है टॉप मोस्ट रिकॉर्ड को पॉप कर देगा, मतलब कि बुक स्टैक वाले स्टैक से जो भी सबसे ऊपर का रिकॉर्ड होगा उसको ये जो है डिलीट कर देगा। पॉप का मतलब होता है डिलीट करना, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिलीट करने के बाद में उसको रिटर्न करेगा, मतलब कि जो फंक्शन है वो पॉप करके रिटर्न कराए। जो भी एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट, लेकिन लास्ट एलिमेंट को ही टॉप एलिमेंट बोला जाता है। तो जो लास्ट एलिमेंट है उसको पॉप करके ये रिटर्न करे। वहाँ पे आपको प्रिंट नहीं कराना है, रिटर्न कराना है, फंक्शन से रिटर्न कराना है। और इसके बाद में यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मान लो स्टैक जो है आपका एम्प्टी है तो डिस्प्ले हो जाए एक मैसेज अंडरफ्लो, मतलब कि स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए भी आपको कोड लिखना होगा। तो चलिए पहले इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे थर्ड वाले की। तो यहाँ पे जो है हमारे फंक्शन का नाम दे रखा है पॉप बुक। हम यहाँ पे आते हैं नीचे और लिख देते हैं डेफ पॉप बुक, ये हम लिख देंगे। और इसके बाद में आर्गुमेंट पास कर देंगे बुक्स स्टैक, बुक्स स्टैक, ये जो स्टैक है वो पास यहाँ पे कर देंगे। फिर कॉलन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन। तो कंडीशन में हम लिखेंगे इफ लेंथ, किसकी लेंथ, बुक स्टैक्स की। तो यहाँ लिखेंगे बुक्स स्टैक लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब कि बुक्स स्टैक वाला जो स्टैक है अगर उसकी लेंथ 0 से कम या फिर 0 है तो उस केस में क्या करो, प्रिंट कर दो अंडरफ्लो। यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट अंडरफ्लो, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एम्प्टी है तो उस केस में क्या प्रिंट करो, अंडरफ्लो प्रिंट करा दो। तो यहाँ लिख देंगे हम अंडरफ्लो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो मैसेज वहाँ दे रखा है तो वही मैसेज आपको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हमने कोड में लिख दिया कि हमारे स्टैक की लेंथ अगर लेस देन 0 है या फिर 0 है तो उस केस में अंडरफ्लो प्रिंट करा दो, क्योंकि देखिए लेस देन 0 होगी या फिर 0 होगी तो मतलब कि जो स्टैक होगा वो एम्प्टी होगा। तो इस तरीके से काम हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं डिलीट करने की। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स पार्ट। हम लिखेंगे एल्स, अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स होगा ही। तो एल्स में हम लिख देते हैं रिटर्न, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे रिटर्न कराने के लिए बोला गया है तो हम लिखेंगे रिटर्न, और फिर लिखेंगे स्टैक का नाम बुक्स स्टैक, स्टैक डॉट पॉप। पॉप मेथड को लगा देंगे तो क्या होगा, ये जो है आपके लास्ट एलिमेंट को पॉप कर देगा और उसको रिटर्न कर देगा, मतलब जो फंक्शन है हमारा वो रिटर्न करा देगा। तो सेकंड वाले फंक्शन में बस आपको इतना काम ही करना है, मतलब कि इतने पार्ट का जो है आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। मुझे लग रहा है आप लोग को इतना कोड भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे थर्ड वाले फंक्शन की। तो इसमें बोला है कि आपको पीप के नाम से फंक्शन लिखना है और इसमें भी जो है आपका क्या रहेगा, बुक्स स्टैक वाला स्टैक रहेगा। और इसके बाद में कह रहे हैं ये फंक्शन जो है टॉप मोस्ट जो एलिमेंट है स्टैक का उसको बिना डिलीट किए हुए डिस्प्ले कराएगा, मतलब कि डिलीट भी ना हो और डिस्प्ले हो जाए। तो इस काम को करने के लिए जो आपको यहाँ पे फंक्शन लिखना है, और साथ ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो उस केस में ये क्या प्रिंट कराए, ये प्रिंट कराए नन। देखिए यहाँ पे मैसेज अलग अलग लिखे गए हैं, पहले लिखा था अंडरफ्लो और यहाँ पे लिखा गया है नन। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस काम को करने के लिए भी हम यहाँ पे फंक्शन को लिख देते हैं। तो फंक्शन रहेगा हमारा डेफ और हम लिख देंगे पीप के नाम से, और यहाँ पे डाल देंगे बुक्स स्टैक, बुक्स स्टैक, ये हमने लिख दिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ लेंथ क्या हो, जो बुक्स स्टैक है इसकी लेंथ अगर आपकी लेस देन और इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या कर दो, नन प्रिंट कर दो। तो हम लिखेंगे बुक लेस देन और इक्वल टू 0, अगर ये है तो प्रिंट करा दो नन। हम लिख देंगे नन, नन, ये हमने मैसेज दे दिया। इसके बाद में हम लगाएंगे एल्स पार्ट कि मान लीजिए कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या हो, यहाँ लिख देंगे एल्स, और यहाँ पे एल्स में हम डाल देंगे प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट करने के लिए बोला गया है। तो हम लिखेंगे बुक्स स्टैक, बुक्स स्टैक,
और इसका जो हम -1 इंडेक्स को प्रिंट करा देंगे, क्योंकि -1 जो इंडेक्स होगा वो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा, या फिर आप कह सकते हैं टॉप एलिमेंट होगा। तो इसको हम प्रिंट करा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो -1 इंडेक्स पे लिस्ट होगी वो पूरी प्रिंट हो जाएगी। ये काम हमने यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरीके से तीनों फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। यही काम करने के लिए आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन का जो पूरा आंसर है वो आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एग्जाम में जो है बस आपको इतना कोड लिख के आना है। आपको इस वाले पार्ट को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि इतना जो कोड है बस वो आपको लिख के आना है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जितने नंबर का भी क्वेश्चन है वो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है, तो पूरे 3 मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मैं इसको आपको चला के भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीनों ही फंक्शन को कॉल कर देते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ। सबसे पहले हम कॉल करेंगे पुश बुक वाले फंक्शन को, और इसको कॉल करने से भी पहले मैं स्टैक को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है पहले मैं कर देता हूँ प्रिंट बुक स्टैक्स। इसको मैंने प्रिंट कर दिया और इसके बाद में जो है मैं कॉल कर देता हूँ पुश बुक को, पुश बुक। ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया है और इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट में डालेंगे हम एक लिस्ट को। तो चाहे तो आप यहाँ पे एक लिस्ट बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे ही लिस्ट को पास कर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ। लिस्ट का नाम रख देता हूँ मैं न्यू बुक। ये मैंने नाम रख दिया। अगर आप चाहें तो कुछ और नाम भी रख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से नाम रख दिया है और इसमें डाल देता हूँ मैं बुक का नेम डाल देता हूँ मान लीजिए हिंदी। ऑथर का नेम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे रोहित, और इसमें ईयर डाल देता हूँ मैं मान लीजिए 2023। इस तरीके से पूरी लिस्ट है। तो इस लिस्ट को हम यहाँ पे पास कर देंगे। हम लिख देंगे न्यू बुक। उससे पहले जो हमें यहाँ पे स्टैक को भी पास करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे बुक्स स्टैक, फिर कॉमा लगा के लिखेंगे न्यू बुक, न्यू अंडरस्कोर बुक, क्योंकि वहाँ पे जो है 2 पैरामीटर दे रखे थे, दोनों को हमने पास कर दिया है। अब ये फंक्शन इस वाली लिस्ट को यहाँ पे लेगा और इसके बाद में इस वाले स्टैक में ऐड कर देगा। तो ये काम हो गया। और इसके बाद में अगेन जो है मैं स्टैक को प्रिंट कर दे रहा हूँ कि जब ये फंक्शन चला तो हमारा स्टैक चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं बुक्स स्टैक को अगेन प्रिंट। ये मैंने प्रिंट कर दिया जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि चेंज हो गया या नहीं हो गया। अब हम कॉल करते हैं पॉप बुक वाले फंक्शन को। नीचे मैं लिख देता हूँ पॉप बुक। ये मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया और ये फंक्शन देखिए यहाँ पे रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है। तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली इसको प्रिंट कर देंगे। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट एक वेरिएबल में स्टोर कर लें और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करा दें। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। मैं प्रिंट कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे जो है इस पूरे को प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे पास कर दूंगा मैं आर्ग्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टैक जाएगा। मैं लिख देता हूँ बुक्स स्टैक। ये मैंने लिख दिया है। और इसके बाद में फाइनली हम कॉल करेंगे थर्ड वाले फंक्शन को, जो कि है पीप। तो यहाँ कर देता हूँ मैं पीप। ये मैंने लिख दिया है। और ये जो पीप फंक्शन लिखा है इसमें भी हम पास करेंगे बुक्स स्टैक को, क्योंकि वो जो स्टैक है उसी से हमारा प्रिंट होगा लास्ट एलिमेंट। तो इस तरीके से काम हमने कर दिया। अब इसको जो मैं कंट्रोल एस से सेव कर रहा हूँ और इसके बाद में रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शन है वो रन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जो पहले स्टैक प्रिंट हो रहा है उसमें देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। मतलब कि 4 एलिमेंट यहाँ पे थे पहले। और उसके बाद में जब हमने पुश कर दिया तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 5वां एलिमेंट भी जो है यहाँ पे आ गया। मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है इसने अपना काम कर दिया है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है, मतलब कि टॉप एलिमेंट है, वो डिलीट होकर रिटर्न हो रहा है। मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है वो डिलीट करके रिटर्न कर रहा है। तो ये लास्ट एलिमेंट डिलीट होकर यहाँ पे आ गया है। और सबसे लास्ट में देखिए ये एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट था पहले ये था, ये डिलीट हो चुका है। अब जो है स्टैक में 4 एलिमेंट बचे हैं। मतलब कि ये जो एलिमेंट हो जाएगा वो लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे रिटर्न हो रहा है और ये डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो आपको जो है ये सब पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ये बस मैंने आपको चला के दिखाने के लिए लिख दिया है। बस आपको जो एग्जाम में इतना कोड लिख के आना है। ये वाला जो पार्ट है इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। इतना कोड लिखेंगे तो इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके चॉइस वाले क्वेश्चन की। तो चॉइस में जो है आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसको डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है राइट अ डेफिनेशन यूजिंग डिफाइंड फंक्शन पुश इवन। मतलब कि पुश इवन के नाम से एक फंक्शन लिखना है और इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, ये जो फंक्शन है वो एक लिस्ट को एक्सेप्ट करेगा। तो ये लिस्ट है वो बेसिकली इंटीजर्स की लिस्ट है और ये लिस्ट जिस पैरामीटर में रिसीव होगी उसका नाम है एन। मतलब कि एन के नाम से फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर रहेगा जिसमें कि ये लिस्ट रिसीव होगी। इसके बाद में बोला जा रहा है कि जो एन में लिस्ट आई है उसमें से जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स को जो है स्टैक में पुश करना है और स्टैक का नाम दे रखा है इवन नंबर्स। तो इस तरीके से काम करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि मान लीजिए ये जो है आपकी लिस्ट है जिसके अंदर इस तरीके से इंटीजर वैल्यू
वैल्यू है, तो इसमें से जो आपको सिर्फ और सिर्फ इवन वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे स्टैक में पुश करना है। स्टैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू जानी चाहिए। तो चलिए पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम नीचे की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पाइथन आइडियल को मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे लिखते हैं कोड। तो फंक्शन का नेम इन्होंने दे रखा है, फंक्शन का नाम लिखेंगे हम डेफ पुश इवन। पुश इवन के नाम से फंक्शन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं पुश इवन, और इसके अंदर जो आर्गुमेंट है एन के नाम से, तो इस तरीके से हम पास कर देंगे। अब इसके बाद हम फंक्शन के अंदर हम कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एन वाली लिस्ट है इसको इटरेट कर लेते हैं, क्योंकि एन के पास में बेसिकली लिस्ट आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर आई इन एन, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ मैं लगा दूंगा कंडीशन, मैं लिखूंगा इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल 0, मतलब कि जो i के पास में वैल्यू आएगी लिस्ट में से, अगर उसको हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए, तो इसका मतलब क्या करो, उस लिस्ट को अपेंड कर दो। किस में अपेंड कर दो, जो हमारा स्टैक है। तो यहाँ पे हमने स्टैक नहीं बनाया, हम स्टैक बना लेते हैं। स्टैक का नेम इन्होंने दे रखा है, स्टैक का नाम है इवन नंबर्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवन नंबर्स, ये हमारा स्टैक रहेगा। और स्टैक बेसिकली क्या होती है, लिस्ट होती है। तो बच्चों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्टैक जो है बेसिकली लिस्ट ही होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड होने पर अगर रिमाइंडर 0 रह रहा है, तो उसको हम अपेंड कर देंगे इवन नंबर्स वाले स्टैक में, बेसिकली लिस्ट में अपेंड कर देंगे। लिखते हैं हम यहाँ पे इवन नंबर्स डॉट अपेंड, और यहाँ पे हम लिख देंगे आई, कि आई के पास में जो वैल्यू है उसको अपेंड कर दो, और उसी वैल्यू को अपेंड करो जो 2 से डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर 0 आ रहा है। बेसिकली जो इवन नंबर होगा वही 2 से डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर 0 देगा। तो इस तरीके से काम हो जाएगा इस फंक्शन से। यहाँ तक का जो क्वेश्चन है इसमें यही चीज़ बोली जा रही है। अब नीचे यहाँ पे दे रखा है कि राइट अ फंक्शन पॉप इवन, मतलब कि पॉप इवन के नाम से आपको फंक्शन लिखना है, और ये क्या करेगा, टॉप मोस्ट नंबर को स्टैक में से डिलीट करके रिटर्न करेगा। पॉप करने के लिए बोला है, पॉप का मतलब डिलीट करना ही होता है, तो पॉप करके जो है ये रिटर्न करेगा। और अगर स्टैक एम्प्टी हो तो ये मैसेज प्रिंट करे एम्प्टी। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन लिख देंगे, हम लिखेंगे डेफ, और फंक्शन का नाम दे रखा है पॉप इवन, लिखेंगे पॉप इवन, और इसके बाद में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पास कर देंगे स्टैक को। इवन नंबर्स के नाम से हमारा स्टैक है, इसको हम पास कर देंगे। और फिर आते हैं इस फंक्शन के अंदर, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ, इवन नंबर्स की, मतलब कि जो स्टैक है उसकी लेंथ क्या हो, लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो 0, तो उस केस में प्रिंट कर दो एम्प्टी, जो है ये प्रिंट कर दो। ये जो मैसेज हमें प्रिंट करने के लिए बोला है तो ये हमने लिख दिया है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स पार्ट में हम डाल देंगे एल्स क्या करो, यहाँ पे जो है रिटर्न कर दो। किसको रिटर्न करो, जो लास्ट एलिमेंट है उसको डिलीट करके रिटर्न कर दो। तो हम लिख देंगे रिटर्न इवन नंबर्स, मतलब कि स्टैक में से डिलीट करना है, ये हमने लिख दिया इवन नंबर्स, और यहाँ पे लगा देंगे हम पॉप मेथड को। इस तरीके से काम कर देंगे तो दूसरा जो फंक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एक और फंक्शन लिखना है डिस्प इवन के नाम से, जो कि डिस्प्ले करेगा स्टैक के सारे एलिमेंट्स को बिना डिलीट किए हुए। मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट नहीं करना है, उन सबको आपको डिस्प्ले कराना है। और अगर आपका स्टैक जो है एम्प्टी है तो ये प्रिंट करे नन। ये चीज़ करने के लिए आपको एक और फंक्शन लिखना है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्प इवन, इस नाम से फंक्शन लिखने के लिए बोला गया है। एक बार देख लेते हैं, हाँ डिस्प इवन के नाम से है, ये इस तरीके से हमने लिख दिया है। और इसके बाद में हम इसमें भी पास करेंगे क्या, स्टैक को एज एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे लिख देंगे हम इवन नंबर्स, ये हमने पास कर दिया। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगेन कंडीशन लगाएंगे इफ लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ, स्टैक की, हम लिखेंगे इवन नंबर्स इसकी लेंथ क्या हो, लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो 0। तो क्या करो, प्रिंट करो, और क्या चीज़ प्रिंट करो, नन प्रिंट करो, क्योंकि वहाँ पे जो है नन को प्रिंट करने के लिए बोला गया है। तो जो चीज़ बोली गई है वही हमें यहाँ पे लिखनी है। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स पार्ट में हम कोड डाल देंगे। एल्स पार्ट में क्या हो, सिंपली एल्स पार्ट में जो आपको प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे फॉर आई इन, और हम कर देंगे इवन नंबर्स, क्योंकि जो हमारा स्टैक है उसमें से सारे नंबर्स को हमें प्रिंट करवाना है। तो हमने यहाँ पे इवन नंबर्स लिख दिया, बेसिकली लिस्ट लिख दी है। और इसमें से सारे नंबर्स क्या होंगे, एक एक करके आई के पास जाएंगे तो हम आई को प्रिंट करा देंगे। हम लिख देंगे प्रिंट
आई। तो इस तरीके से हमारा थर्ड फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के आंसर में आपको इतना ही कोड लिखना है। इतना कोड अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये चीज़ यहाँ पे करने के लिए बोली गई है। तो चलिए इस कोड को थोड़ा सा मैं चला के भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉल करते हैं पुश इवन वाले फंक्शन को। तो इसको कॉल करने से पहले हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है एक लिस्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। तो लिस्ट बना लेता हूँ मैं नंबर्स के नाम से यहाँ पे इस तरीके से, और क्या क्या नंबर दे रखे हैं उन नंबर्स को मैं पास कर दे रहा हूँ। यहाँ पे है 10, 5, 8, 3, 12, ये नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस तरीके से लिस्ट हमने बना दी है, और इस लिस्ट को हम जब कॉल करेंगे पुश इवन वाले को तो उसमें पास कर देंगे। हम यहाँ पे कर देते हैं पुश इवन, और यहाँ पास कर देते हैं हम इस लिस्ट को, नंबर्स वाली लिस्ट को। तो ये लिस्ट जो है यहाँ पे चली जाएगी, और इसके बाद में जो स्टैक है उसमें इवन नंबर्स पास हो जाएंगे इस फंक्शन की हेल्प से। तो ये हमारा काम हो गया। इसके बाद में मैं यहाँ पे स्टैक को प्रिंट करके भी दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि इस फंक्शन ने प्रॉपर तरीके से काम करा या नहीं करा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवन नंबर्स, ये मैंने लिख दिया है। और इसके बाद में हम कॉल करते हैं पॉप इवन वाले को। मैं लिखता हूँ पॉप इवन, और इस फंक्शन में भी हमें जो है स्टैक को पास करना पड़ेगा। तो स्टैक का नाम है हमारा इवन नंबर्स, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। और इसके अलावा ये फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो डायरेक्टली हम इसको प्रिंट करा देंगे, जिससे कि हमें आउटपुट मिल सके। हम कर देंगे प्रिंट यहाँ पे इस पूरे के पूरे फंक्शन को कॉलिंग के टाइम पे। अगर आप चाहें तो अलग वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर करा के उसको भी प्रिंट करा सकते हैं। फिर लास्ट में हम कॉल करते हैं डिस्प इवन वाले फंक्शन को। हम लिख देते हैं यहाँ पे डिस्प, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको पूरा दिख सके, डिस्प अंडरस्कोर इवन, ये मैंने लिख दिया है। और इस फंक्शन में भी मैं पास करूँगा स्टैक को। यहाँ लिख देता हूँ इवन नंबर्स, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस प्रोग्राम को सेव करके मैं चला के दिखाता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ 30 का, ये बी ऑप्शन है, बी लिख दे रहा हूँ, सेव कर देता हूँ और इसको मैं चलाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, जब ये पुश इवन वाला फंक्शन चला है तो इससे क्या हुआ, जो स्टैक है उसके अंदर ये नंबर पास हो गए हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो इस वाले स्टेटमेंट की वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैक को प्रिंट करा है। और उसके बाद में हमने कॉल करा है पॉप इवन को। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट एलिमेंट है, मतलब कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, वो यहाँ पे पॉप होकर डिस्प्ले हो गया है। 10 हमने रन करा है डिस्प इवन, तो यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट आ गए हैं, 10 और 8। क्यों आए हैं, क्योंकि देखिए 12 तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो स्टैक में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट बचे हैं, तो दोनों को यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है। और ये जो है दोनों एलिमेंट डिलीट नहीं हुए। अगर यहाँ पे हम नीचे स्टैक को प्रिंट करेंगे तो स्टैक में 2 एलिमेंट आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। आपको ये सारी चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए लिखी है जिससे कि आपको चला के दिखा सकूं कि आउटपुट प्रॉपर तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। तो क्वेश्चन नंबर 31 में जो है इस कोड का आपसे आउटपुट पूछा जा रहा है। तो चलिए इस कोड को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में एक डिक्शनरी दे रखी है, जिसमें कि इस तरीके से की वैल्यू पेयर दे रखे हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे str1 के नाम से वेरिएबल है, जिसमें कि एम्प्टी स्ट्रिंग है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में डिक्शनरी को जो है इटरेट किया जा रहा है। देखिए लिखा हुआ है फॉर की इन डी, मतलब कि डी वाली डिक्शनरी में से जितनी भी की हैं वो एक एक करके इस की वाले वेरिएबल के पास में जाएंगी। और देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पे की लिखा हुआ है इसीलिए जो डिक्शनरी है उसमें से की जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे जो है डिक्शनरी को इटरेट किया जा रहा है, तो सारी की जो है एक एक करके इस की वाले वेरिएबल के पास जाएंगी। अगर यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ और भी होता तब भी वहाँ पे जो है की आती। तो बेसिकली इस डिक्शनरी से पहले एप्पल जाएगा, फिर बनाना जाएगा, फिर चेरी जाएगा। इस तरीके से तीनों की एक एक करके इस की वाले वेरिएबल के पास जाएंगी। इसके बाद में इस लूप के अंदर जो str1 के नाम से वेरिएबल है उसमें वैल्यू डाली जा रही है। यहाँ पे देखिए str1 के नाम से जो वेरिएबल है जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग थी, तो इसके अंदर वैल्यू पास की जा रही है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि str1 में प्लस करो, क्या प्लस करो, जो डिक्शनरी की है उसकी जो वैल्यू है उसको जो है str में कन्वर्ट करके प्लस कर दो। क्योंकि यहाँ पे देखिए str फंक्शन लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्शनरी की जो की वैल्यू होगी इस str1 वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। मतलब कि str1 वेरिएबल के पास में जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो एप्पल जाएगा। तो एप्पल के केस में क्या होगा, यहाँ पे 15 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जो एप्पल की है इसकी वैल्यू है 15, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। और इसमें प्लस किया जा रहा है @ को, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से @ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब फर्स्ट टाइम में लूप चलेगा तो str1 जो वेरिएबल है, str1 जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हो जाएगी 15
ये वैल्यू इसकी बन जाएगी। और साथ ही देखिए यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन को भी प्लस किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है इसके बाद में बैकवर्ड स्लैश एन भी लगा हुआ रहेगा। कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग रहेगी फर्स्ट टाइम लूप के चलने पे। इसके बाद में ये लूप दोबारा चलेगा और इस बार जो है यहाँ पे आएगा बनाना। तो बनाना के केस में क्या हो जाएगी, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 7 और इसके बाद में आ जाएगा @ मतलब कि जो str1 वेरिएबल है इसमें अब वैल्यू बन जाएगी। यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ, जो str1 है इसके अंदर पहले वैल्यू थी 15 तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 15 और इसके बाद में वैल्यू आ जाएगी 7 और इस जगह पे जो है यहाँ पे लगा रहेगा बैकवर्ड स्लैश एन। इस जगह पे बैकवर्ड स्लैश एन है क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस किया जा रहा है और इसके बाद में अगेन जो है यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन ऐड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग यहाँ पे फॉर्म होती रहेगी। फिर थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो थर्ड टाइम लूप के चलने पर जाएगा 9, मतलब कि यहाँ आ जाएगा 9 और @ इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और @ यहाँ पे जो स्ट्रिंग की वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इसके बाद में ये लूप क्लोज हो जाएगा क्योंकि लूप जो है आपका 3 टाइम ही चलेगा। यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर 3 ही की वैल्यू पे है ना, तो 3 बार ये लूप चलेगा। और इसके बाद में देखिए str1 की जो वैल्यू है इसको स्लाइस करके str2 के अंदर स्टोर किया जा रहा है। मतलब कि जो वैल्यू है यहाँ पे वो आ जाएगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग दे नहीं रखी है तो इसका मतलब बिगिनिंग से स्टार्ट होगा और -1 तक जाएगा। तो अभी str1 के अंदर अगर हम बात करें तो वैल्यू क्या बन चुकी है, मैं यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ 15 फिर आएगा बैकवर्ड स्लैश एन, फिर आएगा 7 फिर आएगा बैकवर्ड स्लैश एन और फिर आएगा 9 ये इस तरीके से वैल्यू है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये -1 होगा, ये 9 जो है -2 होगा, ये -3 -4 -5 -6 -7 और -8 कुछ इस तरीके से स्टेपिंग होगी। तो यहाँ पे देखिए एंड लिमिट में दे रखा है -1, तो इसका मतलब ये होगा कि जो -1 है वो नहीं आएगा, वहाँ पे जो वैल्यू वो नहीं आएगी, मतलब कि ये @ नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो str2 है उसके पास में जो है वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की आएंगी, जो लास्ट वाला @ है वो हट जाएगा और उसके बाद में देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट किया जा रहा है। तो प्रिंट होने पर आउटपुट किस तरीके से आएगा, यहाँ पे देखिए मैं आउटपुट लिख देता हूँ, कुछ इस तरीके से आएगा 15 फिर आएगा @ और इसके बाद में जैसे ही यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन मिलेगा तो ये नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा, जिसको ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि बैकवर्ड स्लैश एन होता है न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पे न्यू लाइन आ जाएगा और न्यू लाइन में आएगा फिर 7 और उसके बाद में अगेन बैकवर्ड स्लैश एन मिलेगा तो फिर से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9। इस तरीके से आउटपुट आएगा और @ ऑलरेडी हट चुका है, तो कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा। ये जो है आपका फाइनल आउटपुट हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आउटपुट आया है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके चॉइस वाले क्वेश्चन को। तो चॉइस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में भी जो है यहाँ पे इस तरीके से कोड दे रखा है और बोला जा रहा है कि आपको जो है इस कोड का आउटपुट बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले लाइन के नाम से एक लिस्ट दे रखी है, इसके बाद में इस लिस्ट को इटरेट करा जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है फॉर आई इन लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन वाली लिस्ट है उसमें से एक एक एलिमेंट इस आई वाले वेरिएबल के पास में आएगा। मतलब पहले 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12, फिर 6, फिर 20। इस तरीके से एक एक करके जो है यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जाएंगे आई वाले वेरिएबल के पास में। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक और लूप लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे नेस्टेड लूप लगा हुआ है। तो बात करते हैं इस लूप में क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है फॉर j इन रेंज 1, i मॉडुलस 5। मतलब कि इस i वाले वेरिएबल के पास में जो भी वैल्यू आएगी उसको 5 से डिवाइड करेंगे और फिर जो यहाँ पे रेंज बनेगी उस रेंज में जो है ये लूप चलेगा। तो चलिए बात करते हैं। पहले जाएगा 4, तो यहाँ पे रेंज बन जाएगी 1, 4 की। क्यों बनेगी, ये इसलिए बन जाएगी क्योंकि अगर आप 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है आपका 4 ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये रेंज बन जाएगी। और इस बार जो है लूप कितनी बार चलेगा, ये चलेगा आपका टोटल 3 टाइम, क्योंकि जो जे वाला वेरिएबल है इसके पास में वैल्यू आएंगी 1, 2 एंड 3। 4 नहीं जाएगी क्योंकि अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। तो जब ये वैल्यू जाएंगी तो यहाँ पे देखिए प्रिंट करा जा रहा है जे को, तो इसका मतलब आ जाएगा 1, फिर आएगा हैश, इसके बाद में यहाँ पे एंड आर्ग्यूमेंट लगा हुआ है तो इसका मतलब जो कर्ज है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। फिर आएगा आपका 2, फिर हैश आ जाएगा, फिर आएगा 3 और फिर हैश आ जाएगा। इस तरीके से जो आउटपुट आएगा जब यहाँ पे वैल्यू 4 जाएगी, तो फर्स्ट टाइम में ये आपका ये आउटपुट बनेगा। बात करते हैं 9 के केस में। जब 9 जाएगा तो इस केस में क्या होगा, देखिए 9 को डिवाइड करेंगे 5 से तो अगेन जो है रिमाइंडर 4 मिलेगा। मतलब कि इस बार भी जो है आपकी सेम रेंज बन जाएगी। तो इस बार भी जो है क्या होगा, सेम आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे 1 हैश, फिर आ जाएगा 2 हैश
और फिर आ जाएगा 3 हैश। सेम आउटपुट आपको दूसरी बार में भी देखने को मिल जाएगा, मतलब कि ये आउटपुट आपको सेकंड टाइम में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं 12 की। जब 12 जाएगा आई वाले वेरिएबल के पास में, तो 12 को जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, और 2 के केस में यहाँ पर रेंज बन जाएगी 1,2। इस तरीके से रेंज बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो लूप है वो ओनली वन टाइम चलेगा, क्योंकि अपर लिमिट इंक्लूड होती नहीं है। तो यहाँ पे जे के पास में सिर्फ और सिर्फ 1 जाएगा, तो इसका मतलब आउटपुट आ जाएगा 1 हैश। इस तरीके से जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली बार जाएगा 6। तो 6 के केस में अगर हम डिवाइड करते हैं 6 को 5 से, तो रिमाइंडर मिलेगा 1, और 1 के केस में यहाँ पर रेंज बनेगी 1,1। तो 1,1 के केस में ये लूप नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज भी 1 है और एंडिंग रेंज भी 1 है, तो इस केस में लूप नहीं चलेगा। बात करते हैं 20 की। तो देखिए जब 20 जाएगा आई के पास में, तो 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस बार भी आपका लूप नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 केस में भी यहाँ पे लूप नहीं चलेगा, मतलब कि ये वाला लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से ही आएगा, इसके अलावा कुछ और आउटपुट नहीं आ सकता। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। तो स्टूडेंट ये हमने डिस्कस कर लिया है इस सैम्पल पेपर के सेक्शन सी को पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। जो चीज़ें प्रैक्टिकली समझाने की थी वो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दी हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी को। तो स्टूडेंट सेक्शन डी को डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और उसमें जो है सेक्शन डी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।